Assalamu alaikum and very good morning to all of you dear students. Hope you all are very well by the grace of the Almighty. और मैं आज आपके लिए एक और लेक्चर लेके आ रहा हूँ for the class 11th in the playlist of the system of particles and rotational motion. जैसा कि आपको पता है कि ये आखिरी चैप्टर है पेपर ए का for the class 11th. तो इसके मैंने बहुत सारे लेक्चर डाल दिए, आप प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और वहां पर देख सकते हैं कि हमने टॉक तक जितने भी लेक्चर थे वो सारे क्लियर कर रखे हैं। तो अब उससे आगे जो लेक्चर थे वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आज जो मेरा लेक्चर बनेगा वो टॉक से आगे जो टॉपिक है वो है पहले ही एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम हमारा आज का टॉपिक रहेगा। मगर एंगुलर मोमेंटम को पढ़ने से पहले मैं एक पॉइंट यहां पर एक टॉपिक थोड़ा रिवाइज करना चाहता हूं। नो डाउट वो मैंने इस प्लेलिस्ट में दिया है, मगर फिर भी मैं यहां पर उसको क्लियर फिर से रिवाइज करना चाहता हूं, क्योंकि आप अभी तक वो कहना चाहिए पावर पढ़ रहे थे बीच में, तो वो आपने वो सारा प्लेलिस्ट कंप्लीट कर रखा है, तो इसलिए मैं वो रिवाइज करूं ताकि आपको कहीं पे परेशानी ना आ जाए। एंड दैट टॉपिक और दैट कॉन्सेप्ट इज मोमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में और जानना है तो मैं इस टॉपिक की लिंक यहां पर देता हूं, तो वो देखिएगा, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? पहले मैं आपको यह बता दूं कि मोमेंट नहीं होता है। मोमेंट डज नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। ये अकेले नहीं होता, ये किसी का होता है। मोमेंट नहीं होता है, मोमेंट किसी का होता है। तो दैट इज वाई हम जब भी मोमेंट की बात करते हैं तो ये होता है मोमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। किसी फिजिकल क्वांटिटी का क्या मोमेंट है? तो अब मतलब ये है कि ये मोमेंट क्या कहलाता है, ये मोमेंट गो क्या, ये मोमेंट चुनकीन, ये लम्हा नहीं है, ये क्षण नहीं है, ये कोई जंक्चर नहीं है, ये मोमेंट। एक्चुअली फिजिक्स में जब भी आप मोमेंट वर्ड सुनेंगे या देखेंगे तो ये समझ लेना, दिस मोमेंट सिंपली रिप्रेजेंट्स रोटेशनल इफेक्ट। क्या? रोटेशनल इफेक्ट। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जैसा कि मास हो, फोर्स हो, लीनियर मोमेंटम हो, एरिया हो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ले लो, अगर उस फिजिकल क्वांटिटी की वजह से आपको सर्कुलेशन इफेक्ट या रोटेशनल इफेक्ट दिखा तो आप ये कहेंगे कि उस फिजिकल क्वांटिटी को मोमेंट है, यानी कि दैट फिजिकल क्वांटिटी इज गोइंग टू बियर अ मोमेंट। उस फिजिकल क्वांटिटी की वजह से एक मोमेंट आया। तो मोमेंट का साफ साफ मतलब होता है रोटेशनल इफेक्ट, यानी कि अगर का फिजिकल क्वांटिटी की तरफ जे अख बॉडी सर्कुलेशन इफेक्ट क्रिएट कर तम साथ वनित ये अमिस फिजिकल क्वांटिटी मोमेंट, या बेके लफ्जन मज फिजिकल क्वांटिटी को क्रिएट रोटेशनल इफेक्ट। फॉर एग्जांपल जैसा कि आपने इससे पहले पढ़ा है टॉक, याद है टॉक? तो ये जो टॉक है इट इज नथिंग, इट इज द नेम। ये नाम दिया गया है। किसको नाम दिया गया है टॉक? ये नाम दिया गया है किसको? मोमेंट ऑफ फोर्स को। मोमेंट ऑफ फोर्स, यानी कि मैंने पहले ही बोला कि मोमेंट किसी का होता है। किसका होता है? फिजिकल क्वांटिटी का। तो यहां पर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी ले ली मैंने? फोर्स। तो फोर्स का मोमेंट क्या होता है? तो इसका मतलब है कि कभी कभार आपको पता है कि अगर हम एक बॉडी को फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो ट्रांसलेट हो जाएगी या वो एक्सेलरेट हो जाएगी, मगर कभी कभार क्या होता है कि हम फोर्स अप्लाई तो कर रहे हैं, वो ट्रांसलेट नहीं हो रही है, वो ट्रांसलेशन के बदले वो रोटेट हो रही है। मगर ये किसकी वजह से? फोर्स की वजह से। हम उस टाइम ये कहेंगे कि इस फोर्स ने मोमेंट क्रिएट किया, तो उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। जब भी आपको फोर्स की वजह से सर्कुलेशन इफेक्ट दिखेगा तो आप कहेंगे कि इस फोर्स ने मोमेंट डाला है, यानी कि मोमेंट ऑफ फोर्स इज राइट नाउ हियर, एंड दैट मोमेंट ऑफ फोर्स इज सिंपली नेम्ड एज टॉक। टॉक कोई खतरनाक चीज नहीं है, ये नाम दिया गया है किसका? सर्कुलेशन इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स, दैट इज कॉल्ड टॉक। अब आप बोलेंगे कि सर कैसे? जैसा कि आपको पता है कि ये पूरा लेक्चर मैंने दिया, मैं रिमाइंड कर रहा हूं आपको बस। ये एक बॉडी है, समझ लीजिए, तो इसका सेंटर ऑफ मास आपको पता ही है। अगर ये रेगुलर बॉडी होगी तो बीच में होगा एट द जियोमेट्रिक सेंटर।
तो यहां पर होगा इसका सेंटर ऑफ मास। चलो मैं क्या करता हूं कि मैं इस बॉडी को फोर्स अप्लाई करता हूं, मैं सेंटर पे फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये जो मार्कर है, तो मैं यहां पर फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा हूं, इधर से मैं यहां पे फोर्स अप्लाई करूंगा। आप देखेंगे जब मैं एज पे फोर्स अप्लाई करूंगा, ये मार्कर नीचे नहीं जाएगा, ये मार्कर नीचे जाने के बदले रोटेट हो रहा है। Are you getting me? मगर no doubt I was not having any intention to rotate it. I was just going to apply the force on it. और वो भी मैंने फोर्स कहां पे अप्लाई किया? At its one of its edge. एज पे मैंने फोर्स अप्लाई किया या पेरिफेरी पे मैंने फोर्स अप्लाई किया, तो उसकी वजह से बॉडी ट्रांसलेट नहीं हुई, बॉडी रोटेट हो गई। तो इसका मतलब है कि युथस पार्टिकल छु सुछु जन बासन, ये मैं मार कर कि उस पॉइंट युथच या कम पार्टिकल छु सुछु बासन सुछु यथ सेंटरस अंदिन नाथन। आर यू गेटिंग मी? क्योंकि अगर आप यहां पर इमेजिन करेंगे कि यहां पर एक पार्टिकल है, आपको लगेगा कि जब आपने फोर्स अप्लाई किया, अगर आप उस पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आपको लगेगा कि वो पार्टिकल क्या कर रहा है, वो घूम रहा है किसके इर्द गिर्द, इस पॉइंट के इर्द गिर्द, यानी कि वो एक सर्कुलेशन, ये सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब कर रहा है, यानी कि रोटेशनल मोशन है उसकी। तो हम यहां पर कहेंगे कि इस फोर्स का क्या है यहां पर मोमेंट, तो उसको टॉर्क बोलते हैं। तो यहां पर आपको पता है कि अगर आप इमेजिन करेंगे कि अगर मैं यहां पर फोर्स अप्लाई करूं, तो अगर मैं बता दूं कि बताइए थोड़ी देर के बाद ये जो बॉडी यहां पर है, इसकी क्या शेप रहेगी, या ये इसका क्या सिनेरियो रहेगा जब मैं यहां पर फोर्स अप्लाई करूंगा। तो अगर आप अपना कॉमन सेंस भी यूज करेंगे, तो आप बोलेंगे कि सर थोड़ा कुछ ऐसा होगा, यही होगा कि नहीं होगा, बॉडी ट्रांसलेट नहीं हो जाएगी, उधर की तरफ नहीं जाएगी, एक्चुअली ये ऐसे हो जाएगी, मतलब कि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना स्टार्ट करेगी। तो इसका मतलब ये कि बॉडी रोटेट करने लगी, मगर किसकी वजह से? फोर्स की वजह से। तो यहां पर हम ये कहेंगे कि इस फोर्स ने मोमेंट क्रिएट किया, तो इस फोर्स ने क्या प्रोड्यूस किया? रोटेशनल इफेक्ट दे दिया हमें। तो हम कहेंगे कि यहां पर मोमेंट ऑफ फोर्स है, तो उसको टॉर्क बोलते हैं। तो in the same way आज जो हमारा टॉपिक बनता है एंगुलर मोमेंटम, इट इज अगेन द मोमेंट, ये भी एक रोटेशनल इफेक्ट है। अब देखेंगे किसका, क्योंकि आपको मैंने बोला कि मोमेंट किसी का होता है, तो यहां पर हमने मोमेंट किसका देखा? फोर्स का। तो आज जो हमारा टॉपिक बनेगा एंगुलर मोमेंटम, ये भी किसी का रोटेशनल इफेक्ट होता है। तो किसका होता है वो आगे देख लेंगे, मगर उससे पहले मैं यहां पर एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूं, वो ये है कि मोमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन जनरल मोमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी अगर हम मेजर करेंगे कि किसी फिजिकल क्वांटिटी ने कितना रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस किया, तो वो कैसे नापते हैं हम, वो कैसे मेजर करते हैं हम। तो उसके लिए मैंने आपको बोला है कि आप उस फिजिकल क्वांटिटी का ये मैग्नीट्यूड ले लें कि वो फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, यानी कि यहां पर मैंने फोर्स अप्लाई किया, तो यहां पर देखेंगे आप कितना न्यूटन अप्लाई किया गया, इनटू इसको किसके साथ प्रोडक्ट करना होता है, मोमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी किसके बराबर होता है? फिजिकल क्वांटिटी इनटू परपेंडिकुलर आर्म और मोमेंट ऑफ आर्म और रेडियस। क्या? रेडियस। क्योंकि आप बोलेंगे कि सर रेडियस क्यों बोल रहे हैं आप? क्योंकि मोमेंट क्या होता है? रोटेशनल इफेक्ट है, यानी कि सर्कुलेशन इफेक्ट है, यानी कि सर्कल डिस्क्राइब करेगा। जब एक बॉडी सर्कल डिस्क्राइब करेगा, तो इसका मतलब कि ये सर्कुलर पाथ में चल रहा है, और सर्कल तब तक बनेगा ही नहीं जब तक रेडियस ना होगा। तो आपने ये देखना है कि अगर ये पार्टिकल इस पॉइंट के अबाउट रोटेट हो रहा है, तो आपने यहां से देखना है कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, क्योंकि यहां पर अगर आप टेंजेंट डाल देंगे तो टेंजेंट हमेशा रेडियस को परपेंडिकुलर होता है, जैसा कि आपने ये 10th 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि ये कैसे होता है इन जियोमेट्री, कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट टू द सर्कल। सही बात। तो आपको पता है कि आप इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल दें या रेडियस बोल दें, दिस इज वन एंड द सेम थिंग। मगर रेडियस आपको पता है ये आपने कहां से लेना पड़ता है? सेंटर से, यानी कि जिस पॉइंट के इर्द गिर्द ये घूम रही है, उस पॉइंट को हम सेंटर मानते हैं। समझ में आया? तो ये होता है मोटे मोटे तौर पे कि एक फिजिकल क्वांटिटी का मोमेंट किसके बराबर होता है। तो आपने उस फिजिकल क्वांटिटी को लेना है, वो देखना वो कितनी अप्लाई हो रही है, इनटू अगर वो अब रोटेशनल इफेक्ट क्रिएट कर रहा है और उस रोटेशनल मोशन का
रेडियस क्या होगा तो वो लेना पड़ेगा, या आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लीजिए इधर, तो दिस इज वन एंड द सेम थिंग। तो ये चीज याद रखिएगा कि मोमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी कैसे मेजर करते हैं हम। तो अब जो हमारा टॉपिक बनेगा वो क्या है, वो है एंगुलर मोमेंटम। मैं पहले ही एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ा था आपको, मगर मैंने सोचा कि आपको ब्रेक लगी थी बीच में, क्योंकि मैं इससे पहले वर्क एनर्जी एंड पावर का पूरा प्लेलिस्ट क्लियर कर चुका हूं और मैंने यहां पर ये पॉज करके रखा था यहीं तक, क्योंकि मैंने सोचा है कि 2 चैप्टर्स एक ही टाइम पे पढ़ाना उतना अच्छा नहीं होता जितना यह है कि 2 लेक्चर्स एक ही टॉपिक के हो, क्योंकि आप एक ही टॉपिक पे या एक ही चैप्टर पे फोकस्ड रहते हैं। दैट इज व्हाई मैंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज करी, मैंने 2 चैप्टर्स नहीं पढ़ाए, मैंने एक ही चैप्टर के 2 लेक्चर्स भेजे। तो आज के बाद भी आपको रोटेशनल मोशन के 2 लेक्चर्स रोज आ जाएंगे, क्योंकि मुझे 2 लेक्चर देने ही पड़ेंगे। तो यहां पर देखिए अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। तो मैंने इससे पहले बोला कि ये भी एक मोमेंट है, ये रोटेशनल इफेक्ट बोलता है किसका, ये लीनियर मोमेंटम का होता है। मैंने आपको इससे पहले न्यूटोनियन मैकेनिक्स में बोला था कि अभी आप वहां पर मैंने बोला था आपको अभी आप लीनियर मोमेंटम पढ़ रहे हैं, तो जब हम मोमेंटम की बात करते हैं तो वो लीनियर मोमेंटम होता है, मगर हमें एक और मोमेंटम होता है, उसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम, जिसको एल वेक्टर के साथ डिनोट करते हैं, एल वेक्टर, एल से डिनोट करते हैं इसको। तो ये क्या होता है, इट इज नथिंग, इट इज द मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम या मोमेंटम बोलते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर ये क्या होता है, ये तो समझ में नहीं आया। आपको पता है कि मोमेंट किसका होता है, मोमेंट फिजिकल क्वांटिटी का होता है। तो अगर आपके पास अब फिजिकल क्वांटिटी लीनियर मोमेंटम होगी, क्या होगी, लीनियर मोमेंटम। अगर मैं एक इस बॉडी से लीनियर मोमेंटम छू, क्या छू, लीनियर मोमेंटम, तो आप ये कह सकते हैं कि उस लीनियर मोमेंटम का मोमेंट हो सकता है। जब उस लीनियर मोमेंटम का रोटेशनल इफेक्ट होगा तो आप ये कहेंगे कि यहां पर इस लीनियर मोमेंटम की वजह से आपको रोटेशनल इफेक्ट दिखा, तो आप उस चीज को, उसको नाम किस नाम से जानते हैं, एंगुलर मोमेंटम से। जैसा टॉर्क मैंने बोला, टॉर्क कुछ नहीं है, इट इज द नेम गिवन टू मोमेंट ऑफ फोर्स, और वैसा ही एंगुलर मोमेंटम है, इट इज it is the name given to moment of linear momentum। जब आपको linear momentum आपको पता है, it is so linear, it is always acting along a particular direction। तो आप बोलेंगे कि सर कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, तो वो कैसे हमें रोटेशनल इफेक्ट क्रिएट करेगा, क्योंकि रोटेशनल इफेक्ट के लिए सर्क्यूलर पाथ जरूरी है। तो मैं आपको ये कहूंगा कि फोर्स भी लाइन ऑफ एक्शन पे डिपेंड करता है, किस लाइन पे फोर्स अप्लाई किया। मगर आपने देखा कि बॉडी रोटेट हो रही है, तो इसका सेम हैपन्स हियर। नो डाउट लीनियर मोमेंटम अलॉन्ग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, क्योंकि आपको पता है कि लीनियर मोमेंटम जो है पी वेक्टर तो किसके बराबर होता है, मास इंटू वेलोसिटी वेक्टर। तो इसका मतलब इस रिलेशन से हमें यह पता चला कि लीनियर मोमेंटम तुकुन युकुन वेलोसिटी तो वेलोसिटी पर्टिकुलर डायरेक्शन कुन आर गेटिंग मी। तो अगर बॉडी पकन ब्रोह कुन along a particular path इस डायरेक्शन में चल रही है, तो आप ये कहेंगे कि इसको मास के साथ मल्टीप्लाई करिए तो उतना लीनियर मोमेंटम होगा इसी डायरेक्शन में। आर यू गेटिंग मी। तो इसका मतलब ये है कि मोमेंट, ये जो लीनियर मोमेंटम होता है, ये जो लीनियर मोमेंटम होता है, ये आसन तुकुन युकुन लाइन ऑफ मोशन, याद रखना। तो लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द लाइन ऑफ मोशन, लाइन ऑफ मोशन। जिधर की तरफ बॉडी चलेगी, जिधर की तरफ बॉडी चलेगी उधर ही की तरफ उसका लीनियर मोमेंटम होता है। तो अब ये देखना है कि ये लीनियर मोमेंटम कैसे सर्कुलेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। अगर इसने सर्कुलेशन इफेक्ट प्रोड्यूस किया तो हम ये कहेंगे कि दिस इज नाउ गोइंग टू बी एंगुलर मोमेंटम, कि लीनियर। और मैं आपको यहां पर एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूं कि एंगुलर मोमेंटम तब तक नहीं होगा जब तक लीनियर मोमेंटम ना होगा, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम इन सिंपल लैंग्वेज इज डिफाइंड एज द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो पहले लीनियर मोमेंटम लाना जरूरी है, उसके बाद आपने लीनियर मोमेंटम का मोमेंट देखना है, यानी कि लीनियर मोमेंटम का क्या देखना है, सर्कुलेशन इफेक्ट, उसको हम नाम देते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो एक पॉइंट अभी ऐड करिएगा कि एंगुलर मोमेंटम तब तक नहीं आएगा जब तक लीनियर मोमेंटम ना होगा एक पार्टिकल का। मैं यहां पर एक पार्टिकल की बात करूंगा और लेटर ऑन
क्योंकि सिंपल मैं बना दूंगा इसको। लेटर ऑन हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे इसको अप्लाई करेंगे या रिजिड बॉडी पे अप्लाई करेंगे। अब देखते हैं कि इसको कैसे निकालते। चलो देखते हैं। ये चीज याद रखिएगा कि लीनियर मोमेंटम होगा तो उसका मोमेंट हो सकता है, यानी कि उसका एंगुलर मोमेंटम हो सकता है, वो देखेंगे वो कैसे होगा। तो फिलहाल मैं एंगुलर मोमेंटम को निकाल देता हूं कि ये क्या होता है, इसको कैसे निकालते। फॉर एग्जाम्पल चलो एक पार्टिकल है, उसका लीनियर मोमेंटम है। मैंने बोला ना पहले कि जब तक लीनियर मोमेंटम ना होगा तब तक एंगुलर मोमेंटम नहीं आएगा। एक पार्टिकल लिया मैंने, सपोज दिस इज अ पार्टिकल, मगर ये जरूरी है कि आपने ये देखना है कि ये किधर की तरफ जा रहा है और कहां से जा रहा है। तो इसका मतलब कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ मस्ट। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, मैं पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाता हूं या रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूं। चलो ये पार्टिकल यहां पे है, तो अगर ये यहां पे है तो आपको पता है कि ये कहां पे है एज फार एज द रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कंसर्न। तो अगर ये ऑरिजिन है इस एक्स वाई, यहां पर मैं इस तरफ मैं लेता ही नहीं, चलो मैं इधर लेता हूं। ये है सपोज ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। समझ में आया? ये एक्स एक्सिस इधर की तरफ, वाई एक्सिस इधर की तरफ और जेड एक्सिस ऊपर की तरफ। आर गेटिंग मी? मुझे पता है कि आप ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस लेते हैं, मगर यहां पर मैंने तीनों एक्सिस ले ली, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। फिर से बता रहा हूं, एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस अंदर की तरफ है बोर्ड को परपेंडिकुलर, और जेड एक्सिस जो है वो इस कमरे को परपेंडिकुलर इधर की ओर। आर गेटिंग मी? तो ये जेड एक्सिस है, याद रखना मेरी बात। तो आप देखते हैं यहां पर एक पार्टिकल है, इसका ये घूम रहा है, चलो घूम नहीं रहा है, चलो इसका लीनियर मोमेंटम है, ये इधर की तरफ जा रहा है। देखिएगा सपोज इस पार्टिकल का मास जो है, मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूं ताकि आपको दिखे। सपोज इस पार्टिकल का मास m है, ठीक है। तो इस पार्टिकल का मास, मैं इधर ये सब चीजें लिखता हूं, इस पार्टिकल का मास मैंने कितना लिया, m। आर गेटिंग मी? और इसका लीनियर मोमेंटम जो होगा p वेक्टर, वो किसके बराबर होगा, मास इंटू वेलोसिटी वेक्टर। सही बात है कि नहीं? तो अगर ये पार्टिकल इधर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब ये कि युकुन ये पाकन है, युकुन मींस लाइन ऑफ मोशन है, तुकने क्या ऐसे मिस, तुकने ऐसे मिस वेलोसिटी, यानी कि तुकने ऐसे मिस लीनियर मोमेंटम। ठीक है, ये भाई युकुन पाक, तो मेरी लाइन ऑफ मोशन इस डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब कि वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब कि इसी डायरेक्शन में मेरा मोमेंटम भी होगा एज फार एज द रिलेशन इज कंसर्न्ड। तो लाइन ऑफ मोशन ये है, समझ में आया? जैसा आपको पता है कि जब टॉर्क निकालते थे तो उससे पहले हम क्या करते, फोर्स निकालते थे, तो फिर फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन निकालते थे। तो याद रखना, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन होती है और मोमेंटम की लाइन ऑफ मोशन होती है। समझ में आया? तो ये चीज याद रखिएगा। अगर ये पार्टिकल मास एट एनी टाइम, तो ये इस डायरेक्शन से निकला। सपोज ये यहां से कितना दूर है, क्योंकि हमें पता है कि हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि किस फ्रेम में, इस फ्रेम में। तो ये जो होगा आपको पता है कि दिस विल बी पोजीशन वेक्टर। सही बात, आर वेक्टर, क्योंकि आपको पता है कि इस पार्टिकल की पोजीशन अब मुझे पता है विद रेफरेंस टू द ऑरिजिन ऑफ दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आपको पता है कि उसके लिए एक पोजीशन वेक्टर का उपयोग करते हैं, और वो कहां से लेते हैं, फ्रॉम द ऑरिजिन टुवर्ड्स दैट पॉइंट। तो दिस आर वेक्टर इज व्हाट, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पार्टिकल। और इस पार्टिकल को मैं जब यहां पे ऑब्जर्व कर रहा हूं, इस पोजीशन पे, तो ये इधर की तरफ जा रहा है, तो इसकी लाइन ऑफ मोशन इधर की तरफ है। नो डाउट वो आगे चेंज हो जाएगी, मगर आपको पता है कि आप एक पॉइंट पे टेंजेंट डाल सकते हैं, उसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब कि ये इधर की तरफ जा रहा है, तो बताइए व्हाट विल बी दिस थिंग। मैं इसको थोड़ा डॉटेड बना देता हूं, जो मैं यहां पर ये डॉटेड बना रहा हूं, व्हाट इज दिस थिंग, इट इज नथिंग, इट इज द लाइन ऑफ मोशन, इट इज द लाइन ऑफ मोशन। तो इसका मोमेंटम वेक्टर यही है, पी वेक्टर, क्योंकि आपको पता है कि लाइन ऑफ मोशन जिधर की तरफ होगी, इधर की तरफ ये जा रहा है, तो उधर ही की तरफ इसका मोमेंटम होगा। चलो मैंने पहले बोला ना कि एंगुलर मोमेंटम तब तक नहीं आएगा जब तक लीनियर मोमेंटम ना होगा। तो इसका लीनियर मोमेंटम इस डायरेक्शन में अप्लाई, इस डायरेक्शन में है, तो वो डायरेक्शन कौन सी होगी, लाइन ऑफ मोशन। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि जब भी आप एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे तो आप लीनियर मोमेंटम की लाइन ऑफ मोशन डालिएगा। क्या डालिएगा, लाइन ऑफ मोशन, क्योंकि आपको पता है कि मोमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। तो मोमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, मोमेंट
ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मोमेंट कैसे निकालते हैं? तो फिजिकल क्वांटिटी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही है ना रेडियस, समझ में आया? तो फिजिकल क्वांटिटी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फिजिकल क्वांटिटी तो हमें पता है क्या है। यहां पर अगर हमने एंगुलर मोमेंटम लेना तो दिस इज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, तभी मतलब वो यस में फिजिकल क्वांटिटी ये दिखे, तो मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, यहां पर फिजिकल क्वांटिटी कौन सी लेते हैं हम? लीनियर मोमेंटम, तो उसको क्या बोलते हैं? एंगुलर मोमेंटम। तो मैं एंगुलर मोमेंटम एल लिखता हूं कि इसकी मेजरमेंट क्या होगी, डायरेक्शन बाद में देखेंगे, पहले एल को निकालते हैं। मैग्नीट्यूड वो किसके बराबर होगा? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कौन है? क्योंकि मोमेंट किसका है ये? लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम, तो पी लेना पड़ेगा। तो लिया मैंने, क्योंकि P डिनोट्स द लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम कितना है इसका? P। अब बात यह है कि पोजीशन वेक्टर R वेक्टर है और मोमेंटम P वेक्टर है। यह आपको पता होना चाहिए कि ये मोमेंटम किधर की तरफ है, क्योंकि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और जब भी आपको डायरेक्शन निकालनी होती है तो एज फार एज द वेक्टर ऑफ फिजिक्स इज कंसर्न, तो डायरेक्शन हम किससे निकालते हैं? थीटा से निकालते हैं। तो इसका मतलब ये कि अगर आपको ये पता कि ये इधर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको ये पता कि ये पोजीशन वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है। फिर से बोल रहा हूं कि अगर एक पार्टिकल पाई छो तो इसको कुंचुद्दावन, तो इसका मतलब यह है कि आपको एंगल पता है, क्योंकि when you know the direction, in mathematics you know the theta, you know the angle. So आपको पता है कि यहां पर आपको एक और चीज बाय डिफॉल्ट पता है, वो क्या है? वो है ये लीनियर मोमेंटम कितना एंगल बना रहा है। सपोज दैट इज थीटा, वो एंगल कितना है? वो एंगल थीटा है। तो थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम वेक्टर। समझ में आया? आप बोलेंगे किससे? हमने तो वेक्टर फिजिक्स में पढ़ा है कि एंगल कब डिफाइन होता है दो वेक्टर्स के बीच में, कब डिफाइन होता है। मैं आपसे बोल रहा हूं, पर मुझे यह भी पता कि आप अभी जवाब नहीं देंगे, पर आपको पता है जो एंगल होता है दो वेक्टर्स के बीच में, ये तब तक डिफाइन नहीं होता जब तक दो वेक्टर्स टेल टू टेल या हेड टू हेड कोइंसाइड ना करे। अगर नहीं कर रहे तो पैरेलल ट्रांसलेशन का सहारा लेके उनको ज्वाइन करिएगा, उनको कोइंसाइड करिएगा। देखिएगा यहां पर ये जो पोजीशन वेक्टर है इसका यहां पर क्या है? इसका हेड है यहां पर, और यहां पर लीनियर मोमेंटम वेक्टर का क्या है? टेल। तो यहां पर एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल मिल रहा है, तो इसका मतलब कि दिस कैन नेवर एवर बी थीटा, ये थीटा नहीं होगा, क्योंकि यहां पर हमें पता है कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल तभी डिफाइन होता है जब हेड के साथ कोइंसाइड हो जाए या टेल के साथ कोइंसाइड हो रहा है। तो यहां पर एक हेड और दूसरे वेक्टर का टेल कोइंसाइड हो रहा है, तो दिस इज नॉट द थीटा। तो क्या होगा कि अगर मैं अब इस आर वेक्टर को पैरेलल ट्रांसलेट करूं, आपको वो सब पता है पैरेलल शिफ्टिंग, तो इसको मैं ऐसे ले लूं तो ये क्या होगा? ये आपका चलो कौन सा वेक्टर है? आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। क्या मैंने गलत किया? कि बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि मैंने इस आर वेक्टर को कुछ नहीं किया, इसको मैंने पैरेलल ट्रांसलेट किया, इसको मैंने पैरेलली अपने आप को जो ये है उसके मुताबिक इसको मैंने पैरेलली शिफ्ट किया, तो ना इसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ ना इसकी डायरेक्शन चेंज हुई। जब ये दो चीज चेंज नहीं हुए तो तब वेक्टर थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। तो अब देखिएगा ये क्या है? ये पोजीशन वेक्टर है। व्हाट इज दिस थिंग? दिस इज नाउ द टेल ऑफ द पोजीशन वेक्टर एंड दिस इज नाउ द टेल ऑफ द मोमेंटम वेक्टर। क्या टेल के साथ कोइंसाइड हो गया? तो माशाल्लाह दिस विल बी आर थीटा। समझ में आया? क्योंकि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज डिफरेंट ओनली व्हेन देयर टेल इज और हेड इज गेट कोइंसाइडेड। तो यहां पर नहीं मिल रहे थे तो मैंने मिला दिए। समझ में आया? तो क्या यूज किया? वेक्टर फिजिक्स यूज की। तो दिस इज द थीटा। आप बोलेंगे सर ये थीटा हमें पता, हाँ डायरेक्शन पहले पता थी ना कि ये किधर की तरफ जा रही थी, तो इसका मतलब ये कि आपको थीटा पता है, आपको एंगल पता है। ठीक है, अब देखते हैं क्या करना पड़ता है। तो मोमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी किसके बराबर होता है? फिजिकल क्वांटिटी। यहां पर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी? हमने किसका मोमेंट निकालना है? मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंट। उसको क्या बोलते हैं? एंगुलर मोमेंटम। तो मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो उसको क्या बोलते हैं? एंगुलर मोमेंटम। तो एल से लिखते हैं, तो एल किसके बराबर होगा? मेजरमेंट। मैं अभी मेजरमेंट निकालता हूं, मैं डायरेक्शन नहीं निकाल रहा हूं। आप बोलेंगे कि सर आपने यहां पर लिखा है कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी वो बाद में देखेंगे, पहले हम इसकी मेजरमेंट निकालते हैं कि ये कितना होता है। तो किसके बराबर होता है? एज फार एज द मोमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज कंसर्न। तो फिजिकल क्वांटिटी बताए, फिजिकल क्वांटिटी कौन है? मोमेंटम। तो पी लिखिएगा, क्योंकि मोमेंटम आपको पता है कि इस बॉडी का कितना है? पी। तो अब क्या लिखना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से लिखना पड़ेगा? फ्रॉम द ऑरिजिन, क्योंकि आप ऑरिजिन के मुताबिक इसको देख रहे हैं। आप
ऐसा इमेजिन करिए कि आप यहां ऑरिजिन पे बैठ रहे हैं और ये बॉडी ऐसे जा रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप खुद इमेजिन करिएगा कि यहां पर आप हो, इस ऑरिजिन पे आप हो और यहां पर एक बंदा इस डायरेक्शन में जा रहा है। जब वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, चलो मैं हूं ऑरिजिन पे, तो मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूं, देखिएगा व्हाट विल आई डू। तो वो यहां से जा रहा है उधर की ओर, तो जब मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूं, देखना मैं क्या कर रहा हूं। जब मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूं, वो जा रहा है ना, देखिएगा मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे देख रहा हूं उसको। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं अपनी मुंडी को हिला रहा हूं। आर यू गेटिंग मी? इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व द लीनियर मोमेंटम, in order to observe the linear momentum of this particle about O, इस O के मुताबिक अगर मैं उसको ऑब्जर्व करूं, उस लीनियर मोमेंटम को, व्हाट आई हैव टू डू टू ऑब्जर्व दैट लीनियर मोमेंटम, उस लीनियर मोमेंटम को पढ़ने के लिए या एनालाइज करने के लिए व्हाट आई हैव टू डू, अगर मैं इस ऑरिजिन पे हूं तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, मुझे अपने आप को रोटेट करना पड़ रहा है। आरे गड़ी में या साफ साफ मैं ये बता दूं कि मुझे अपनी मुंडी हिलानी पड़ रही है, क्योंकि बंदा यहां पे था तो इधर से जा रहा है, तो यहां पे था मैं ऐसे देख रहा हूं, फिर वहां पहुंचा तो ऐसे कर रहा हूं, मैं फिर वहां पहुंचा तो ऐसे कर रहा हूं। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं इस मुंडी को हिला रहा हूं, रोटेट कर रहा हूं, तो इसका मतलब यह है कि इस लीनियर मोमेंटम ने रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस किया। तो जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी रोटेशनल मोमेंटम, रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, हम कहेंगे कि उसका मोमेंट है। तो यहां पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हां इसका रोटेशनल इफेक्ट है। कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज? अरे ऐसे है, इसको क्या बोलते हैं, आपको पता है कि इट इज एंटी क्लॉकवाइज। आपको लगेगा कि हाँ इसने एंटी क्लॉकवाइज मेरी मुंडी को हिलाया, टू ऑब्जर्व दैट लीनियर मोमेंटम। समझ में आया? तो ये है फिजिकल सिग्निफिकेंस, क्या रियली लीनियर मोमेंटम का रोटेशनल इफेक्ट होता है कि नहीं? हाँ होता है, जब आप इस ऑरिजिन पे होंगे। तो अभी मैं और यहां पर स्पेशल केसेस निकाल दूंगा, पहले हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये सेंटर बन रहा है, तो सेंटर से क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस पे, ऑन द लाइन ऑफ मोशन। तो जब आप टारगेट निकालते थे तो वहां पर आप ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डालते थे, कहां पे, ऑन द लाइन ऑफ एक्शन, क्योंकि फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन होती है और मोमेंटम की लाइन ऑफ मोशन होती है। ये जो मैंने यहां से डॉटेड डाला ये कुछ नहीं है, इट इज द लाइन ऑफ मोशन। क्या करना पड़ेगा, अब आपने यहां से एक परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, डाला कि नहीं डाला? तो व्हाट इज दिस थिंग, दिस थिंग इज द, ये परपेंडिकुलर नहीं लग रहा है, तो परपेंडिकुलर यहां पे होगा, ठीक है, यहां पर ये परपेंडिकुलर है। बताइए मैंने ये परपेंडिकुलर कहां से डाला, फ्रॉम द ऑरिजिन, विच इज एज्यूम्ड, जिसको हम मानते हैं कि वो एक सेंटर है उस सर्कल का, क्योंकि जब वो बॉडी वहां से जा रही है तो मुझे लग रहा है कि मैं ही सेंटर हूं उस बॉडी का, क्योंकि वो ऐसे रोटेट हो रहा है मेरे मुताबिक, तो मैं सेंटर बन गया ना। तो सेम हैपन्स हियर, इस सर्कुलर ये ऐसे बॉडी जा रही है, मगर यहां पर जो बंदा है उसको रोटेट करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब कि ये इस पॉइंट के मुताबिक रोटेट हो रही है, रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है। तो आपने यहां से लाइन ऑफ मोशन पे परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। याद रखिएगा कैसे निकालते, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, सर ये तो पता ही नहीं है, पर ये तो पता है कि दिस इज आर, ये यहां से यहां तक कितना होगा आर, ये भी पता है कि दिस इज पी मोमेंटम, मगर ये हमें नहीं पता ये पोपड़े। चलो मैं इसको लिखता हूं, यहां पर मैंने लिखा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको मैं लिखता हूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ एम को, चलो इसको लिखते हैं पी, क्योंकि हियर इट इज द पार्टिकल पी। तो ओ एम हमने निकालना है। व्हाट इज ओ एम? ओ एम इज नथिंग, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस of the line of motion from the origin, are you getting me, or from the pivoting point, or from the point about which the body is supposed to get rotated। समझ में आया? तो ये चीज, और this can be also called as radius, इसको हम radius मान सकते हैं क्योंकि ये इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो ये perpendicular distance आपने निकाला, मगर आपको पता है कि how much is this, this is r from the vector terminology। तो ये यहां से यहां तक कितना हो गया r। अब मुझे एक बात बताओ, what is this, this theta, तो ये क्या होगा, ये भी थीटा होगा। फ्रॉम द मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द जियोमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू, यू नो वेरी वेल दिस विल बी थीटा बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सही बात, तो ये आपको थीटा है। तो अब देखिए आगे, देखिए कि अगर ये आर वेक्टर है तो थीटा कंपोनेंट इज कॉल्ड कॉस कंपोनेंट। अगर एक वेक्टर को हम रिजॉल्व करेंगे तो आपको, अगर ये आर वेक्टर है तो ये इस एक्सिस के साथ क्या बना रही है, थीटा।
तो ये क्या होगा, ये आर cos थीटा होगा, तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, दिस विल बी आर sin थीटा। समझ में आया? क्योंकि अगर ये आर वेक्टर है, फिर से बता रहा हूं, ये आर वेक्टर है, इसको मैं रिजॉल्व करूंगा दो कंपोनेंट्स में। ये जरूरी नहीं है कि वो दो कंपोनेंट्स ये हो, वो कोई भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होने चाहिए। तो यहां पर ये दो इसी आर के कंपोनेंट्स है, मगर ये वाला थीटा कंपोनेंट है, या आर वेक्टर जो ये भी इस कंपोनेंट से क्या बनाऊं, थीटा, तो यूस अपर कंपोनेंट है, यूस ये भी एक्सिस किन कंपोनेंट है, थीटा कंपोनेंट इसका कास कंपोनेंट, या आर से ये पठाना ये होता है, यानी कि एमपी जो होगा वो होगा आर cos थीटा, और जो ओएम होगा वो होगा आर sin थीटा। नाउ यू नो वेरी वेल, आपको पहले ही पता है कि ये पार्टिकल कहां पे है, तो इसका मतलब ये कि आपको पता है कि हाउ मच इज द आर, और आपको ये भी पता है कि ये किधर की तरफ जा रहा है, तो आपको थीटा भी पता है क्योंकि आपको एंगल भी पता है। तो यू नो द थीटा, यू नो द आर, तो यू नो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां पर आप लीनियर मोमेंटम को अगर आप मेजर करना चाहते हैं तो किसका मोमेंट किसका निकाल रहे हैं, लीनियर मोमेंटम का, तो उसको एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। तो किसके बराबर होता है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, मोमेंटम, तो पी है। तो बताइए हाउ मच इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस OM है, तो बताइए OM किसके बराबर निकला, तो ये P, हाउ मच इज OM इज R sin थीटा, तो यहां पर आप लिख सकते हैं R sin थीटा। तो दिस विल बी एंगुलर मोमेंटम की क्या रिलेशन, मगर ये मैग्नीट्यूड देगा आपको, मगर यहां पर देखिएगा आप बोलेंगे कि ये एंगुलर मोमेंटम अब वेक्टर कैसे रहा, क्योंकि मैंने बहुत सारे टीचर ऐसे देखे वो बोल रहे कि एंगुलर मोमेंटम को हम मानते हैं कि ये वेक्टर है। अरे देखिएगा, जब हम मोमेंट निकालते हैं ना, तो यहां पर हमें क्या निकल रहा है, तो यहां पर जब हम इस एंगुलर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं वो किसके बराबर निकला, एज फार एज द मोमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज कंसर्न, वो निकला पी आर sin थीटा। खुदारा मुझे ये बताओ, इस पी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, विच वेक्टर क्वांटिटी, लीनियर मोमेंटम, तो ये है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। R is what? It is the magnitude of position vector. So it is again the magnitude of another vector. What is theta? Theta is the angle between P and R. यहां पर देखिए, ये R है, ये P है, तो थीटा, तो ये A वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये B वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये साइन ऑफ एंगल बिटवीन द टू है। तो ये आपको पता चला कि अगर A क्रॉस B होगा, उसका अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, वो निकलेगा AB साइन ऑफ थीटा। में या B क्रॉस A निकालना होगा, अगर हम उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे वो भी निकलेगा AB साइन ऑफ थीटा। अब मसला ये है कि ये A क्रॉस B है कि ये B क्रॉस A है, या यहां पर हम देखेंगे निशा P क्रॉस R की निशा R क्रॉस P, वो देखना पड़ेगा। अब मुझे यहां से बताइए कि आपको क्या लग रहा है, ये एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। आप बोलेंगे क्यों, क्योंकि ये एक रिलेशन को सेटिस्फाई कर रही है। कौन सी रिलेशन, क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स। तो क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स ऑलवेज यील्ड्स अ स्यूडो वेक्टर, वो आपको एक स्यूडो वेक्टर देती है। तो इसका मतलब यह कि ये जो एंगुलर मोमेंटम है, इट मस्ट बी अ वेक्टर, ये एक वेक्टर होना चाहिए। वो मैंने आपको बोला कि दैट इज कॉल्ड स्यूडो वेक्टर, ये एक स्यूडो वेक्टर होना चाहिए। अब देखेंगे कि ये एंगुलर मोमेंटम अगर वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी। अब मसला ये है कि अगर A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड निकाले वो भी AB साइन थीटा निकलता है, और अगर B क्रॉस A लिखे वो भी AB साइन थीटा निकलता है। अब मसला ये कि ये P क्रॉस R होगा कि R क्रॉस P। आर गेटिंग मी? दिस इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ये मैं आपको पक्का बोल रहा हूं कि दिस इज गोइंग टू बी अ लॉजिकल क्वेश्चन। क्या यहां पर R क्रॉस P लिखेंगे कि P क्रॉस R? आप बोलेंगे सर दिस इज वन एंड द सेम थिंग, R क्रॉस P लिखेंगे या P क्रॉस R? अरे सेम थिंग कहां है, क्योंकि आपको पता है कि R क्रॉस P अगर ऊपर की तरफ होगा तो P क्रॉस R नीचे की तरफ होगा। डायरेक्शन चेंज हुई तो वेक्टर चेंज हुआ, तो इसका मतलब कि ये वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन निकालना महत्वपूर्ण है, जरूरी है, और वो यूनिक होनी चाहिए। अब देखेंगे ये RP साइन थीटा होने को है या PR साइन थीटा, तो वो देख लेंगे। उसके लिए मैं क्या करता हूं, ये मैंने रिलेशन निकाली इसकी। अब इसकी डायरेक्शन देखते हैं कि ये R क्रॉस P है कि P क्रॉस R। मगर ये समझ में आया ये वेक्टर होना चाहिए, क्योंकि दिस इज गोइंग टू सेटिस्फाई दी क्रॉस प्रोडक्ट रिलेशन। अब मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, देखिएगा। अब इसकी डायरेक्शन निकालते हैं। चलो उसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं।
अब मसला ये है कि यहां से तो ये पता चला कि एल जो है ये पी आर साइन थीटा निकला, ये ए बी साइन थीटा निकला, तो इसका मतलब कि ये आइदर ए क्रॉस बी होना चाहिए आर बी क्रॉस ए। अब मसला ये है कि ये पी क्रॉस आर है कि आर क्रॉस पी, वो देख लेंगे। तो उसके लिए मैं यहां पर एक एग्जांपल का सहारा लूंगा। चलो, ये एक बंदा है, क्या है, बंदा। ये जरूरी नहीं है कि एक बॉडी रोटेट करनी चाहे तब जाके बोलेंगे कि वो रोटेट हो रही। नो नीड टू हैव अ रोटेशनल मोशन। अगर एक बॉडी की लीनियर मोशन होगी तब भी एंगुलर मोमेंटम होगा, मगर वो कब होगा वो चीज देखना पड़ेगा। तो चलो, ये पॉइंट है और ये एक स्ट्रेट पाथ है, यहां से देखना स्ट्रेट पाथ, समझ में आ रहा है। तो एक बंदा यहां पे है, सपोज यहां पर एक गाड़ी है, चलो मैं एक गाड़ी बना देता हूं यहां पर। तो मैंने यहां पर ये एक गाड़ी बना दी और ये यहां से जा रही है, ये गाड़ी यहां से जा रही है। सपोज इसका मास m है और इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो ये अलोंग ए पर्टिकुलर डायरेक्शन जा रहा है, समझ में आया। तो यहां से आप ऐसे इमेजिन करिए कि ये मैंने लाइन यहां पर बनाई, ये लाइन नहीं है, ये एक्चुअली ये ऐसे फ्लैट सरफेस है। तो जब इस फ्लैट सरफेस को आप यहां से देखेंगे तो आपको एक लाइन ही दिखेगी, दैट इज व्हाई देयर इज अ लाइन, अदरवाइज इट इज नॉट अ लाइन। ऑन द बॉडी going to be a line, but in practice it is a flat surface, it is a flat surface। इसी flat surface पे ये गाड़ी इस डायरेक्शन में जा रही है। अब मुझे बता इसका मोमेंटम है कि नहीं है, तो कितना होगा, p वेक्टर वो इधर की तरफ होगा जिधर की तरफ इसकी मोशन है। और मैं जो हूं जो इस गाड़ी को ऑब्जर्व कर रहा है, मैं इस फ्लैट सरफेस पे यहां पे हूं। कहां पे, यहां पे, मतलब कि थोड़ी दूरी पे हूं मैं, यहां पे। आर गेटिंग मी, मतलब कि मैं यहां पे हूं और गाड़ी यहां से जा रही है। जैसा कि मैं आपको यहां पर बता दूं, गाड़ी यहां पे है और वो यहां से जा रही है, ठीक है, और मैं खुद पीछे हूं यहां पर, आर गेटिंग मी, और मैं उसको ऑब्जर्व कर, गाड़ी किधर जा रही है, इधर जा रही है, समझ में आ रहा है। तो इधर जा रही है वो, अगर मैं उधर की तरफ जाऊं और फिर उस गाड़ी को देख लूं तो आपको यह पता चलेगा कि वो अलोंग ए स्ट्रेट लाइन जा रही है। मुझे अपनी मुंडी को हिलाना नहीं पड़ेगा क्योंकि गाड़ी यहां से गई तो मैं उसको देख रहा हूं जहां से वो गई, मगर मैं वहां पे नहीं हूं, मैं थोड़ा यहां पे हूं। अब मुझे बताओ, गाड़ी यहां पे, वो किधर की तरफ गई, उधर की तरफ, उसका लीनियर मोमेंटम उस डायरेक्शन में है, मगर मैं इस पॉइंट पे हूं और ये जो पॉइंट है ये कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है, क्योंकि वो गाड़ी ऐसे गई, देखिएगा वो गाड़ी इस डायरेक्शन में गई और मैं इस डायरेक्शन पे हूं, तो दीज आर गोइंग टू मेक एन एंगल 90 डिग्री। तो मैं यहां पे हूं, तो जब मैं उस गाड़ी को यहां पे देखूंगा तो ऐसे देख रहा हूं, तो वो जा रही है, देखिएगा मैं ऐसे करता रहूं, मैं उस गाड़ी को ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो इसका मतलब है कि मुझे लगेगा कि वो जो गाड़ी है वो मेरे मुताबिक रोटेट हो रही है। तो आप देखिएगा, इसमें कोई दोहराया नहीं है कि जब वो गाड़ी इस लाइन से जा रही है, वो इधर की तरफ नहीं आ रही, वो अलोंग ए पर्टिकुलर डायरेक्शन जा रही है, मगर आप उसको जब ऑब्जर्व करेंगे इस पॉइंट पे तो आप उसको पहले ऐसे देखेंगे, फिर ऐसे देखेंगे, फिर ऐसे देखेंगे, फिर ऐसे देखेंगे, तो एक पॉइंट पे जब वो इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगी तो आप ऐसे देखेंगे उसको। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आपको लग रहा है कि वो गाड़ी आपके इर्द गिर्द घूम रही है, तो आर्क इज नो डाउट वो आपको ऐसे नहीं दिखेगी, आपको वो बस 90 डिग्री तक ही दिखेगी कि आप अपनी मुंडी को बस 90 डिग्री तक ही रोटेट करेंगे। मगर एक आर्क जो है इट इज also going to satisfy a circular relation। तो इसका मतलब है कि वो सर्कुलर पाथ कर रहा है, वो गाड़ी आपको लग रहा है कि वो सर्कुलर पाथ क्रिएट कर रहा है, बट अगर रियली आप देखेंगे वो गाड़ी जो यहां पर है, अगर आप उसको यहां से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको मुंडी हिलानी नहीं पड़ेगी, आप ऐसे देखेंगे आपको स्ट्रेट लाइन में दिखेगी। मगर एक चीज है ना, आप यहां पे हैं तो वो मैं यहां पर बना रहा हूं, तो आप यहां पर इस गाड़ी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये इधर की तरफ जा रही है और यहां पर जो आप है तो आपको लग रहा है कि वो ऐसे आ रही है। आर्गेटिक जब ये इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा तो आप जो है आप इस पॉइंट को सेंटर मान सकते हैं, तो आपको लग रहा है कि ये ऐसे जा रही है, तो ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये है लाइन ऑफ मोशन और ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसका मतलब कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस और लाइन ऑफ मोशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना लाजमी बनता है लीनियर मोमेंटम का मोमेंट देखने के लिए। और इसका मतलब है कि लीनियर मोमेंटम का मोमेंट नहीं हो सकता, यानी कि एंगुलर मोमेंटम तब तक नहीं हो सकता जब तक एक बॉडी के पास लीनियर मोमेंटम ना होगा और आप उस लीनियर मोमेंटम को किसी पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो पॉइंट कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे होना चाहिए। अगर वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे नहीं है तो आपको वो रोटेट नहीं
वो आपको नहीं लगेगा कि वो रोटेट हो रही है, क्योंकि जब मैं यहां पे रहा तो कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं रही अब, क्योंकि गाड़ी यहां पे थी तो मैं वहीं पे आया, तो वो यहां से जा रही है तो देयर इज नो एनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मुझे अपनी मुंडी को हिलाना नहीं पड़ रहा है, तो दैट इज व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू हैव एनी, मुझे नहीं लग रहा कि उसका कोई रोटेशनल इफेक्ट है। अब मुझे यहां पर बताओ आपको क्या लग रहा है कि ये गाड़ी आपकी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है कि क्लॉकवाइज, क्योंकि रोटेशन के दो ही सेंस है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। बताइए लीनियर मोमेंटम इस डायरेक्शन में, तो अब आप यहां पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी अ सेंटर एंड दिस इज गोइंग टू बी द रेडियस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और रेडियस वेक्टर होता है तो किधर की तरफ, टुवर्ड द पेरिफेरी। याद रखना मेरी बात, कुछ बच्चे ये गलती कर रहे हैं, उनको पता नहीं होता कि रेडियस किधर की तरफ होता है। रेडियस को अगर आप वेक्टर मानते हैं, जो रेडियस वेक्टर होता है वो हमेशा पॉइंट कर रहा है फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स द सर्कमफ्रेंस, तो ये सेंटर है तो इधर की तरफ ये रेडियस वेक्टर या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वेक्टर जो है वो किधर की तरफ है, बाहर की तरफ, और इधर की तरफ इस बॉडी का क्या है, इस बॉडी का या इस गाड़ी का मोमेंटम है। समझ में आया? अब यहां पर इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, मगर मुझे एक बात बताओ, गाड़ी आपको लग रहा है कि वो रोटेट क्लॉकवाइज कर रही है कि एंटी क्लॉकवाइज, आप बोलेंगे सर ऐसे, तो ऐसे क्या होता है, ऐसे क्लॉकवाइज होता है, ऐसे क्लॉकवाइज हो रहा है, तो यहां पर आपको साफ साफ लग रहा है कि ये जो गाड़ी है नो डाउट वो अलॉन्ग ए पर्टिकुलर डायरेक्शन जा रही है, मगर मैं जिस पॉइंट से उसको ऑब्जर्व कर रहा हूं मुझे लग रहा है कि वो मेरे इर्द गिर्द कैसे घूम रही है, क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब है कि हमें कैसा इफेक्ट दिखा, क्लॉकवाइज, तो हम इसको मैच करेंगे, हम इसको मैच करेंगे। तो पी वेक्टर किधर की तरफ, इधर की तरफ, तो आर वेक्टर ऊपर की तरफ, और आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट तब तक नहीं करते जब तक दो वेक्टर्स का टेल के साथ कोइंसाइड ना करे या हेड के साथ कोइंसाइड ना करे। तो अगर ये मोमेंटम वेक्टर इधर की तरफ है तो आर वेक्टर इधर की तरफ है, तो आपको पता है यहां पर टेल और हेड मिला, तो आपने क्या करना पड़ेगा, आपने इस आर वेक्टर को ऊपर लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने क्रॉस प्रोडक्ट करना है। नाउ दिस इज गोइंग टू बी पी वेक्टर एंड दिस इज गोइंग टू बी आर वेक्टर। अब मुझे बताओ, अब अगर हम आर क्रॉस पी करेंगे तो देखेंगे क्या होगा, और पी क्रॉस आर करेंगे तो देखेंगे क्या होगा, मगर हमें लग रहा है कि ये जो गाड़ी है ये कैसे रोटेट हो रही है, क्लॉकवाइज। देखो चलो मैं पहले पी क्रॉस आर करता हूं, मैंने बोला ना तो क्वेश्चन इज ये पी क्रॉस आर है कि आर क्रॉस पी है, उसके लिए आपने इस एग्जांपल को इमेजिन करना पड़ेगा। गाड़ी ऐसे जा रही है और आप यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, और आपको गाड़ी कैसे दिख रही है, वो क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, तो इसका मतलब है कि हमें कैसा इफेक्ट दिखा, क्लॉकवाइज। हम देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सा क्लॉकवाइज इफेक्ट क्रिएट करेगा, वही रिलेशन सही होगी। समझ में आया? तो देखिएगा लीनियर मोमेंटम इस डायरेक्शन में, तो रेडियस वेक्टर इस डायरेक्शन में। यहां पर मत करिएगा क्योंकि यहां पर हेड और टेल मिल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट तब तक नहीं करते जब तक टेल के साथ कोइंसाइड ना करे, तो टेल के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो आर क्रॉस पी। देखिए मैंने क्या करना है, पहले मैं पी क्रॉस आर करूंगा, तो पी क्रॉस आर, तो बताइए पी क्रॉस आर अगर करेंगे तो आपको कैसे लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि गाड़ी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, मगर आपने कैसे देखा, क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब कि ये वाले रिलेशन सही नहीं है। अब आर क्रॉस पी करेंगे, आर किधर की तरफ, ऊपर की तरफ, पी इधर की तरफ, तो आर क्रॉस पी ऐसी है। तो अब मुझे बताओ गाड़ी ऐसी घूमी थी कि नहीं, आपको लग रहा था गाड़ी मेरे इर्द गिर्द ऐसे घूम रही है, तो क्लॉकवाइज इफेक्ट दिखा था, तो इसका मतलब कि क्लॉकवाइज इफेक्ट आपको तभी मिल रहा है जब आप आर क्रॉस पी करेंगे, तो इसका मतलब है कि पी क्रॉस आर इसके लिए वैलिड नहीं है। तो इन वेक्टर नोटेशन अगर आप इस एल को लिखेंगे, तो इस एल वेक्टर को अगर आप वेक्टर नोटेशन में लिखेंगे तो ये क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन पी वेक्टर एंड आर वेक्टर। नाउ द क्वेश्चन इज इट पी क्रॉस और आर क्रॉस पी? नाउ इट इज गोइंग to be आर क्रॉस पी, क्योंकि यहां पर क्लॉकवाइज इफेक्ट तभी मिला जब आपने आर क्रॉस पी किया था, जब पी क्रॉस आर किया था तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो प्रैक्टिकली हम इसको मैच कर रहे हैं, तो जब हम मैच किए तो हमें ये लगा कि इट मस्ट बी, इट शुड बी हैव अ रिलेशन आर क्रॉस पी वेक्टर। तो इसका मतलब कि एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और वो किसके बराबर होती है, तो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर इज गोइंग टू बी आर क्रॉस पी वेक्टर। समझ में आया? तो इट इज हैविंग द सेम कॉन्सेप्ट, उसी तरीके से है जैसे टॉर्क था। तो टॉर्क जो है, टॉर्क वेक्टर, वो आपने इससे पहले पढ़ा, वो क्या था, आर क्रॉस एफ वेक्टर। तो इसका मतलब ये कि वो फोर्स वेक्टर का, वो टॉर्क जो है वो फोर्स वेक्टर का मोमेंट था, और एंगुलर मोमेंटम जो है ये लीनियर मोमेंटम का मोमेंट है। तो इसका मतलब ये कि जो एंगुलर मोमेंटम है, दिस इज नथिंग, दिस इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ लीनियर मोमेंटम।
क्योंकि जब आपको पता है कि जो फोर्स हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स में ले रहे थे, तो रोटेशनल मैकेनिक्स में क्या ले रहे हैं? रोटेशनल मैकेनिक्स में फोर्स नहीं ले रहे, फोर्स का मोमेंट ले रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? टॉर्क। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में मोमेंटम ले रहे थे, तो यहां पर लीनियर मोमेंटम नहीं लेना, उसका रोटेशनल इफेक्ट, उसको क्या बोलते हैं? तो एंगुलर मोमेंटम। तो याद रखिएगा, वहां फोर्स चल रहा था तो यहां टॉर्क चलेगा, वहां लीनियर मोमेंटम चल रहा था तो यहां एंगुलर मोमेंटम चलेगा। समझ में आया? अब आप देखिएगा, यहां पर एक चीज देखिएगा, मैं आपको वो बता रहा हूं कि अगर इसको मैं मैग्नीट्यूड में लिखूं तो आर क्रॉस पी, आपको पता है इन मैग्नीट्यूड इट विल बी आर पी साइन ऑफ थीटा या पी आर साइन ऑफ थीटा। ये अब आपके ऊपर निर्भर करता है, आप इसके साथ खेल सकते हैं, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव इन नेचर। आप आर साइन थीटा इंटू पी लिख सकते हैं या आर पी साइन थीटा लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मगर एक बात बता दूं, एक बात यहां पर मैं आपको बता दूं कि आर को जब आप प्रोडक्ट करेंगे पी साइन थीटा, पी साइन थीटा, यहां आर साइन थीटा इंटू पी, यहां पर देखा आपने आर साइन थीटा इंटू पी, तो आर साइन थीटा क्या था? इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसको थी? ये लाइन ऑफ मोशन को। तो लाइन ऑफ मोशन से अगर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं दिखेगी, आर साइन थीटा नहीं होगा, तो आपका एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि एंगुलर मोमेंटम को निकालने के लिए या उसको ऑब्जर्व करने के लिए आपको दो चीजें जरूरी लानी पड़ेगी। पहली ये चीज तो एक बॉडी का लीनियर मोमेंटम होना चाहिए, और दूसरी बात, वो लीनियर मोमेंटम हम किसी एक ऐसे पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो पॉइंट उस लाइन ऑफ मोशन से कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे हो। अगर वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे नहीं होगा तो आपको एंगुलर मोमेंटम नहीं दिखेगा। इसका मतलब यह है कि एक लीनियर मोशन के लिए भी एंगुलर मोमेंटम होगा। उसके लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो ये कि आप जिस पॉइंट पे उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिस पॉइंट के इर्द गिर्द आप उसका एंगुलर मोमेंटम देख रहे हैं, वो पॉइंट लाइन ऑफ मोशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर लाइन ऑफ मोशन ये है, यहां पर इस गाड़ी की लाइन ऑफ मोशन ये है, तो आप यहां पे है, सपोज दिस इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, आप इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो जब मैं यहां पे हूं तो गाड़ी वहां से आ रही है, तो मैं इसको ऐसे ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो वह ऐसे आ रही है, तो इसका मतलब मुझे अपनी मुंडी को हिलाना नहीं पड़ रहा है, तो इसका मतलब कि उसका रोटेशनल इफेक्ट नहीं है। नो डाउट द बॉडी इज गोइंग टू हैव अ linear momentum but is not going to create a angular momentum। angular momentum कब होगा? अब मैं अगर यहां पे रहूं तो गाड़ी यहां से जा रही है तो मुझे ऐसे मुड़ना पड़ेगा, तो यहां पर नहीं दिख रहा है, तो गाड़ी अगर यहां से जा रही है तो अब मैं यहां पे हूं, तो मुझे अब मुंडी को हिलाना पड़ रहा है। आर गेटिंग मी? तो इसका मतलब है कि एक लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम को क्रिएट कब करेगा? जब आप उस पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो पॉइंट उस लाइन ऑफ मोशन से थोड़ी दूरी पे हो, और वो दूरी कुछ परपेंडिकुलर होनी चाहिए। नहीं होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो नहीं होगा एंगुलर मोमेंटम उस पॉइंट के अबव, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम किसी एक्सिस के इर्द गिर्द होता है या किसी पॉइंट के इर्द गिर्द हो रहा है। यहां पर जो मैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट बना रहा हूं, तो मैं उसको एक्सिस भी बना सकता हूं, क्योंकि ये आपको लग रहा है कि ये बॉडी ऐसे रोटेट हो रही है। आर गेटिंग मी? तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी। तो कल हम क्या करेंगे, एक और लेक्चर आ जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि मोमेंटम और फोर्स के बीच में रिलेशन है, आपने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा है। फोर्स इज नथिंग, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आर गेटिंग मी? तो यहां पर आपको पता है कि फोर्स के बदले टॉर्क है और मोमेंटम के बदले एंगुलर मोमेंटम है। तो इसका मतलब ये कि यहां पर भी एक रिलेशन होनी चाहिए, किसके बीच में? एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के बीच में। तो वो वाला लेक्चर अगला आ जाएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तो आज के लिए इतना काफी। थैंक यू, शुक्रिया।